हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर ये है कि एचपीएससी ने आपका जो स्क्रीनिंग का रिजल्ट है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। बुरी खबर ये है कि सब्जेक्टिव पेपर के लिए अभी आपके पास केवल 10 दिन का ही समय है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लिया है, उनका सब्जेक्टिव को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो हम आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड जो भी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए स्क्रीनिंग को, मे बी थोड़ा सा कट ऑफ से पीछे रह गए, तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए दुनिया खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस और आएंगे, आगे लाइंड अप है। तो आप उनके लिए अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। आपके जो मिस्टेक्स है, वीक एरियाज है, उनका एनालिसिस करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को और मजबूत बनाएं आने वाले आगे एग्जामिनेशंस के लिए। तो प्यारे दोस्तों, अभी जो सब्जेक्टिव पेपर हमारे पास कंडक्ट होने वाला है, उसका जो डेट हमें एचपीएससी ने दिया है, डेट हमें 21 दिसंबर का एचपीएससी ने पहले ही दे दिया था। अब 21 दिसंबर में देखो, ज्यादा समय तो है नहीं। अब 21 दिसंबर में कोई ज्यादा समय तो है नहीं, 9-10 दिन का समय है। तो अब इस टाइम को, इस लिमिटेड टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए अपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए, उससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, हमें लग रहा है 21 दिसंबर को पेपर हो जाएगा और आपको भी इसी सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ये सोच के तैयारी छोड़ देंगे कि शायद पेपर पोस्टपोन हो जाए, तो यार उस चीज की कोई गारंटी नहीं है, कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है। तो वो चीजों के पीछे मत पड़े, आप अपना जो प्रिपरेशन है उसी पे फोकस करें, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी प्रिपरेशन करें कैसे? तो काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे, वो अभी बिल्कुल ऐसे होंगे कि यार क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं है और करने को बहुत कुछ है। देखो, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको स्क्रैच से प्रिपरेशन नहीं करना है। जो नॉलेज आपने अटेन किया था अपने स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन में, उसी नॉलेज का इस्तेमाल आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर में भी करना है। तो सिलेबस आपका एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, वही चीजें यहाँ पे भी हैं, बट थोड़ा सा ओरिएंटेशन में बदलाव की जरूरत है। पहले आपको राइट आंसर टिक करना पड़ता था, अभी आपको आंसर लिखना है। अब आंसर लिखने के लिए तो प्यारे दोस्तों, आपके पास ना एक्सप्रेसिव स्किल्स होने चाहिए, एक्सप्रेसिव स्किल्स होने चाहिए, या फिर मैं बोलूं राइटिंग स्किल्स होने चाहिए। यानी कि जो भी ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, जो भी नॉलेज आपके मन में आ रही है, उसको आंसर में तब्दील करना, आंसर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब ये कैसे होगा? देखो, क्या ये ऐसे हो जाएगा कि आप अभी दोबारा से अपना सिलेबस ही पढ़ना शुरू कर दे और आंसर राइटिंग पे बिल्कुल फोकस ना करें? इससे बिल्कुल नहीं होगा। तभी होगा, तभी होगा जब आप अभी थोड़ा सा आंसर राइटिंग करने की कोशिश करोगे। मैं आपको ये यहाँ पे एक चैलेंज दे रहा हूं कि यार एटलीस्ट 5 आंसर डेली के लिखा करो, एटलीस्ट 5 सब्जेक्टिव आंसर्स डेली के लिखा करो। ज्यादा लिख सकते हो तो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। बट कोशिश करो कि यार 5 आंसर मेरे को डेली लिखने हैं। अपना टाइमर सेट कर लो कि 1-1.25 घंटे के अंदर आपको 5 आंसर यहाँ पे डेली लिखने की कोशिश जो है वो यहाँ पे करनी है। तो जब आप ये करोगे ना, तो आप एक्चुअल में आपके जो आइडियाज है, जो दिमाग में चीजें आ रही है, जो आपकी नॉलेज है, उसको राइटिंग स्किल्स में कन्वर्ट करना सीखोगे। तो ये चीज पे काम करना शुरू कर दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहला आंसर डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में जाकर लिखेंगे, तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्लंडर, आप फेलियर की तरफ जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नॉलेज देखो आप सभी के पास है कहीं ना कहीं। तो पहला हमारा, आपने अगर जो हर्डल क्लियर कर लिया एचपीएससी का, तो नॉलेज है आपके पास। बट उस नॉलेज को आप पेपर पे कितने अच्छे से उतार सकते हैं, अब वो चीजें मैटर यहाँ पे करेंगी। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी को हर चीज, हर एक पॉइंट बिल्कुल रटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी सभी को है। बहुत सारी चीजें सभी ने पढ़ी हुई है। और कौन बेहतर तरीके से उसे एक आंसर की फॉर्म दे सकता है, वो चीजें अब यहाँ पे मैटर करेंगी। तो एक अच्छा आंसर आपको लिखना यहाँ पे आना चाहिए, और आंसर राइटिंग पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी फोकस करना शुरू कर दो, रेदर देन रनिंग आफ्टर मोर नॉलेज एंड नॉलेज। नॉलेज का कोई एंड नहीं है। तो यार आंसर राइटिंग जो है ना, दोबारा बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आंसर राइटिंग अपना करना शुरू कर दो। चलिए, तो आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलतियां हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूं कि क्या गलतियां स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कर देते हैं आंसर राइटिंग करते समय, और एग्जामिनेशन हॉल तक तो ये गलतियां बिल्कुल भी जानी नहीं चाहिए। जैसे आप लिखते हैं, आपको जो आता है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कि मैस्लो हायरार्की की लिमिटेशंस बताओ। पर आप क्या बताते हैं? आप बताते हैं मैस्लो मॉडल क्या है, उसके बारे में ज्ञान बता के आ जाते हैं, और लास्ट में 1-2 लाइन लिख देते हैं लिमिटेशंस के बारे में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका एग्जामिनर आपसे सवाल में पूछ रहा है, आप कोशिश करें उसी चीज को अपने आंसर में लिखे, इधर उधर की बातें ना करें। इसके अलावा कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखो, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स तो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आरबीआई आप लिखते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेबी आप लिखते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल वैलिड है। बट
बहुत सारी और शॉर्ट फॉर्म्स वैलिड नहीं है। जैसे हम अपने मैसेज टाइप कर देते हैं ना फोन पे, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे आप प्रॉमिसरी नोट को पीएन लिखी जा रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को बीई लिखी जा रहे हैं, तो यार ये हर जगह नहीं चलेगा। ये चीजें हर एग्जामिनर को नहीं पता होंगी, और उसे अगर नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर आपके नंबर पक्का काट सकता है। तो बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल ना करें। हाँ, थोड़ी बहुत जो सबको मालूम होती है वो वाली शॉर्ट फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपना आंसर लिखें तो कोशिश करें कि पॉइंट्स फॉर्म में बनाएं। आपका जो आंसर है उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे करके पॉइंट्स बनाएं। और इसमें कोशिश करें पहले पॉइंट को हेडिंग दें, और हेडिंग के बाद उसके बारे में छोटा सा 1 2 लाइन बता दें। तो इस तरीके से आपका आंसर बनाने की कोशिश करें। पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप चीजें लिखेंगे तो एग्जामिनर के लिए इवेल्युएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पैराग्राफ लिखना अवॉइड करें। इसके अलावा इम्प्रॉपर डेफिनेशन। अब देखो, कोई भी आपसे सवाल आता है ना, तो आप यूजुअली स्टार्ट किससे करते हो? डेफिनेशन देकर। आपसे मान लीजिए मोटिवेशन के ऊपर सवाल आया, आपने स्टार्ट कर दिया मोटिवेशन की डेफिनेशन देकर। अब होता क्या है कि जब आप डेफिनेशन अपनी खुद से बनाने बैठते हो ना, तो कई बार अच्छी डेफिनेशन नहीं निकल कर आती, और एग्जामिनेशन हॉल में वैसी प्रेशर रहता है। तो डेफिनेशन आपकी शुरू में जो आपने लिखनी है, जो आंसर की पहली लाइन होगी, अगर वही अच्छी नहीं होगी तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन बुरा बुरा पड़ेगा। तो जो भी डेफिनेशंस है कोशिश करो वो ठीक लिखो। अगर आप ये कर सकते हो कि आपके जितने भी जितने भी आपके सिलेबस के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं, आपके कंसेप्ट्स आ रहे हैं, उनका एक छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन अपने घर से याद कर लो। बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, बट अभी यहाँ पे सारे डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी छोटा सा आसान सा जो आपको याद रहे, हर एक टॉपिक का, हर एक कंसेप्ट का, जो भी आप कंफर्टेबल हो लर्न करने में, आप वो एक डेफिनेशन पहली घर से लर्न करके जाए, कि डेफिनेशन आप सीधा सीधा चिपका दे, आपको डेफिनेशन वहां खुद ना बनानी पड़े। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आता है, आप सोचते नहीं है और सीधा आंसर पे बढ़ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मास्लो की लिमिटेशंस पूछी, बट आप अपना ज्ञान पेल रहे हैं। तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, सीधा आंसर नहीं लिखना शुरू कर देना, उसमें थोड़ा सा पॉज लो। आप 10 20 30 सेकंड 40 सेकंड थोड़ा सोचो कि इसमें क्या लिखेंगे, और फिर अपना आंसर लिखना शुरू करो। इसके अलावा जी, कई बार हम क्वेश्चन को ही केयरफुली रीड नहीं करते हैं, हम अपना जो ज्ञान है वही लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, पहले पहचानो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, और फिर अपना जो आंसर है वो यहाँ पे लिखो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर लिख रहे हैं, तो फिर वो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। वो टाइम आपका वेस्ट होएगा और किसी और आंसर का भी खराब करेगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप सभी के मन में ये ना कहीं चीजें रहती हैं, ख्याल रहते हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं पैराग्राफ फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, कोशिश कीजिए पॉइंट फॉर्म में ही लिखे। तो आप एक पॉइंट लिखते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, है ना। आपने एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाला, इस पॉइंट को आपने लिख दिया, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा स्पेस दे दो यार, और यहाँ पे आप अगला अगला पॉइंट नंबर 2 शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा स्पेस भी भरा भरा लगेगा, आंसर भी बड़ा बड़ा लगेगा, और साफ सुथरा लगेगा। एग्जामिनर को इवेल्युएट करने में मजा आएगा, उसको उससे पढ़ा जाएगा, उसको इजी लगेगा कि हाँ यार, इसने तो सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अपने आंसर की फ्रेमिंग में ये चीजों को ध्यान रखिए, और ये तभी होगी जब आप पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में इतनी सारी चीजें एकदम से अप्लाई करना, वो भी नॉलेज के साथ, मुश्किल होगा, नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो भी आपके हेडिंग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आप उनको अंडरलाइन कीजिए। जैसे मैं बता रहा था ना, पहले हेडिंग दो फिर उसका एक्सप्लेनेशन दो, तो हेडिंग को अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर हेडिंग देखे और हेडिंग पे टिक्का लगा के आपको नंबर मिल जाए। वो ज्यादा उसमें जांच पड़ताल ना करे कि यार इसने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है, क्या चीजें लिखी हैं। वो आपका कीवर्ड ही पढ़ के आपको नंबर दे दे। क्योंकि अगर वो पूरे आंसर में घुस गया तो गलतियां निकाल देगा, वो निकाल देगा आपकी मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी निकाल सकता है, कोई भी मिस्टेक निकाल सकता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी निकाल सकता है। तो आपके अगर हेडिंग्स और कीवर्ड्स अंडरलाइन होंगे ना, उसे क्लियरली दिख रहे होंगे, तो वो उन्हीं को देख के नंबर दे देगा। तो आपकी जो कुछ गलतियां है ना, उन पे पर्दा पड़ जाएगा और एग्जामिनर से नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज आप जरूर कर सकते हो। इसके अलावा जी, अवॉइड ओवर राइटिंग। सर, जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ में हमें 3 4 पेज खाली मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन आएगा आपके उसके अंदर, और नीचे आपको स्पेस दे रखी होगी, 3 4 पेज खाली दिए होंगे लिखने के लिए। क्या सारे पेज भरकर आने हैं? जनाब, बिल्कुल सारे पेज नहीं भरने हैं। ओवर राइटिंग अवॉइड करो। 15 क्वेश्चन करने 3 घंटे में बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूं अगर आपने 13 अच्छे से कर लिए तो वो भी बहुत सही है। तो वर्ड लिमिट पे स्टिक करो जी, वर्ड लिमिट आपको फॉलो करनी है। वर्ड लिमिट यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यार 10 नंबर का क्वेश्चन आया ना, तो अराउंड 200 वर्ड्स मोर देन इनफ होते हैं।
अब कोई बच्चा ये 2 पेज में लिखता है, कोई 2.5 में लिखता है, कोई 1.5 में लिखता है, तो अराउंड 200 वर्ड्स तक का आपका जो आंसर है वो मोर देन इनफ है। आप अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके ये वर्ड्स कितने तक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी मैटर्स, आपके आंसर की क्वालिटी मैटर करती है। उसके अंदर हेडिंग्स है, कीवर्ड्स है, सब चीजें कवर्ड हो रही है। वर्ड लिमिट थोड़ी सी कम भी है, आंसर थोड़ा सा छोटा भी है, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट व्हाइल आंसरिंग न्यूमेरिकल। तो जब आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया, लेट सपोज आपको बैलेंस शीट बनानी आ रही है, जर्नल एंट्रीज डालनी आ रही है, तो पहले प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। जैसे जर्नल बनानी है तो जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना दो जी। यहाँ पे प्रॉपर पर्टिकुलर्स है, साथ में डेट का कॉलम भी बना सकते हो, लेजर फोलियो, आपका डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और प्रॉपर तरीके से नरेशन भी दो जो भी जनरल एंट्री आप दे रहे हो। तो इस तरीके से प्रॉपर आप अपना बना के आइए, साफ सुथरा आप अपना जो अटेम्प्ट है वो करके आइए, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ना मिले। तो प्रॉपर फॉर्मेट आप फॉलो कीजिए बैलेंस शीट बनाते हुए, या फिर आपका जो भी अकाउंट आपको बनाना है, जर्नल बनानी है, तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही बनाएं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखो, आप उन क्वेश्चंस पे टाइम मत वेस्ट करो जो आपको आते नहीं है। उससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन में कुछ भी गलत वलत लिखेंगे, एग्जामिनर उसे पढ़ेगा, उसे लगेगा ये तो बच्चा मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर उसकी ईगो हर्ट हो गई, एग्जामिनर की ईगो हर्ट हो गई ना, तो आपके जितने बाकी क्वेश्चन भी है ना उसमें भी नंबर कम ही जाएंगे। तो एग्जामिनर की ईगो को मत हर्ट करना, ब्लफ करने की कोशिश मत करना। जो चीजें आपको नहीं आती है उन पे टाइम वेस्ट ना करें। आपको 15 में से 1-2 क्वेश्चन नहीं आते तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको 13-14 आते हैं, जो आपको 12 आते हैं, आप वो अच्छे से अटेम्प्ट करो, उनको अच्छे से आंसर करो, ताकि उसमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। उन सब चीजों से बचो जो आपको नहीं आती है। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये फीडबैक भी दिया कि सर हमारा तो शुरू शुरू में 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन हो पा रहे थे, अब 1 घंटे में 2 पाएंगे तो 3 घंटे में 6 ही कर पाओगे। तो टाइम को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है, और जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं ये कहीं ना कहीं फॉलो करोगे तो टाइम को भी मैनेज कर पाओगे। एंड प्यारे दोस्तों, आपके सब्जेक्टिव पेपर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? देखो, आपने स्क्रीनिंग का पेपर दिया और आपने देखा कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पेपर था। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, बट काफी क्वेश्चंस आपके एनालिटिकल या एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं। तो अगर आप स्टडी क्लासेस का अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें भी हमने एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर एक अलग से फाइल भी डाला हुआ है। और आपका जो भी रिसेंट पेपर हुआ था, आपका बिजनेस मैनेजमेंट वाला पेपर जो हुआ था, वो भी कॉमर्स का बिल्कुल सिमिलर ही है। उसको भी सॉल्व करके आपके कोर्स में डाला हुआ है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि एचपीएससी कैसे क्वेश्चन डालता है और किस तरीके से आप उसके आंसर लिख सकते हैं। एंड 3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, सर न्यूमेरिकल का क्या करें, न्यूमेरिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, यहाँ पे आपका किसी एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं है, आपका अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, आपका बिजनेस फाइनेंस का पेपर नहीं है, आपका इनकम टैक्स का पेपर नहीं है, आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है। आपका पेपर किसका है? पेपर है पूरे कॉमर्स का। तो पूरे कॉमर्स में से 3-4 न्यूमेरिकल आने वाले हैं, और हम क्या करते हैं, हर एक टॉपिक का एक एक उठाते हैं। हर एक अकाउंटिंग में कोई टॉपिक उठाया, हम कहेंगे इसको डिटेल में करना शुरू कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप हर एक टॉपिक का बस एक एक न्यूमेरिकल जो सिंपल है, बेसिक लेवल का है, आप उसे कवर अप करके जाइए। और हमारे कोर्स में भी हमने ऐसे ही किए कि हर एक टाइप का एक एक सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही कवर किया है। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है कि यार आप हर एक टाइप के हर एक न्यूमेरिकल को डिटेल में करके जाएं, अनलेस एंड अनटिल आप वो सब्जेक्ट पहले ही टीच कर रहे हैं, या पहले वो सब्जेक्ट किसी और एग्जामिनेशन के लिए, जैसे परहैप्स आप सीए है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या किसी और आपने एक्सपर्टीज किसी सब्जेक्ट में आपने ले रखी है, तो आप फिर उसको डिटेल में आंसर कर पाएंगे। एक नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट पेपर को देगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। वो हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का बेसिक न्यूमेरिकल तो करना जानता है, बट कहीं अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ गया, कुछ उन्होंने उल्टा फुल्टा पूछ लिया, तो फिर सभी को दिक्कत आएगी, और उस चीज के लिए आप अपना समय खराब नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आज मैं पूरा दिन बैठूंगा या 2 दिन लगाऊंगा और ऐसा करूंगा कि मैं अकाउंटिंग के, होल्डिंग कंपनी के और अमलगमेशन के सारे न्यूमेरिकल करूंगा। तो यार ये टाइम आपका बचने की बजाय ना वेस्ट हो जाएगा। बहुत ही कम चांसेस है किसी एक टॉपिक में से न्यूमेरिकल आने के। वो तो प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल के आप टॉपिक्स कैलकुलेट करेंगे कितने बन जाएंगे, मुश्किल आराम से बन जाएंगे 50-60 टॉपिक्स तो आराम से बन जाएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो उसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। तो एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में जाके पढ़ना, हर एक न्यूमेरिकल के पीछे बिल्कुल भागना, वो नहीं करना। हर एक कंसेप्ट का, हर एक टॉपिक का
एक एक न्यूमेरिकल आप देख के जाइए, एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल बस आप सॉल्व करके जाइए। और अगर उसी तरीके का न्यूमेरिकल आता है तो यस यू कैन डू इट। अगर टेढ़ा मेढ़ा न्यूमेरिकल आया तो आपको ही नहीं, सबको ही दिक्कत आने वाली है पेपर में। तो यही बोलूंगा यार, न्यूमेरिकल को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में ना जाएं, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल करें, हर एक टाइप का एक एक न्यूमेरिकल ही आप यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करें। अदरवाइज फिर आप अपने सिलेबस पे कमांड नहीं ला पाओगे, आपकी बाकी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। एंड प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी क्लासेस का जो सब्जेक्टिव वाला कोर्स है ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया था और काफी सारे स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। और इस कोर्स में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है और आप करना चाहते हो तो आप अभी भी कर सकते हो। फ्लैट 48% अभी इस कोर्स पे चल रहा है। इस वीकेंड पे अगर आप इसे ज्वाइन करते हो, सैटरडे संडे तक अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आप ये ऑफर जरूर ले सकते हो जी। इसमें आपको यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको हर एक यूनिट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स मिलते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स हैं, तो आप इन्हीं को कवर अप करके जा सकते हैं। इसमें आपका ऑलमोस्ट पूरे यूनिट का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आंसर राइटिंग के बारे में भी पता चल जाएगा। एनालिटिकल क्यूएनए भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर मॉक टेस्ट भी हर एक यूनिट का हमने ऐड कर दिया है। और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग क्लासेस भी हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना है। और अभी हम इसके अंदर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं, जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि रिजल्ट आने के बाद आपका एक पूरा मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसका इवैल्यूएशन हम खुद से करके आपको देंगे। तो वो वाला मॉक टेस्ट भी जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, एक दो दिन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उस मॉक टेस्ट का। तो जनाब वो वाला मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करें ताकि इवैल्यूएशन के बाद आपको पता चले आप कहां स्टैंड करते हैं और कहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थी जी बातें आज जो आपके साथ करनी थी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब्जेक्टिव के लिए आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी और अभी अपना स्ट्रेटेजी थोड़ा अच्छे से आप बना पाएंगे। आने वाले जो समय है आपके पास, लगभग 10 दिन का जो समय है, उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। We'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. All the best.